Okay students, let us start with today's class. So we have covered almost everything from utility theory chapter in the previous class. There are one or two sections left that needs to be discussed, but that will be discussing after few questions practice. तो अभी तक जो भी हमने पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और फिर उन दो तीन सेक्शंस को कवर करके इस चैप्टर को आज वाइंड अप करेंगे. Is this clear students? So let us start practicing the questions. पहले वो वाले दो क्वेश्चंस कर लेते हैं जो ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिए थे. तो 2.6 हमने स्टार्ट करा था. क्विकली ट्राई टू टारगेट अदर 3 पार्ट्स ऑफ 2.6. क्विकली स्टूडेंट्स स्टार्ट अटेम्प्टिंग ऑल दीज 3 पार्ट्स. आई एम गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट 5 मिनट्स. क्विकली स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज 3 पार्ट्स क्विकली. जिसका होता जाए गिव योर आंसर्स इन दी चैट सेक्शन. Okay students, let us start discussing this question part wise. This was a pretty simple question. तो एक एक पार्ट देखते हैं और डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले पार्ट 2 में हमें लांस का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट निकालने को बोल रखा है और हमें पता है वो कैसे निकालेंगे. एक गैम्बल को हम किससे इक्वेट करेंगे? यूटिलिटी फंक्शन फॉर अ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑफ वेल्थ. तो क्या वेल्थ हो रही है बेटा? 100 से 130 हो जाएगी या फिर 90 हो जाएगी. 130 होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 दी हुई है, 90 होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 दी हुई है. ये हम चेक कर चुके हैं ऑलरेडी. ये एक फेयर गैम्बल है, ये हमने लास्ट क्लास में करा था. अब इसका हम निकालेंगे सबसे पहले एक्सपेक्टेड यूटिलिटी. तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4 इंटू लॉग. लॉग फंक्शन हमें दे रखा है यूटिलिटी के लिए. 1/4 ऑफ लॉग 130 एंड 3/4 ऑफ लॉग 90. ठीक है, इसको किससे इक्विवेलेंट कर देंगे? यूटिलिटी फंक्शन फॉर अ सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फॉर टोटल वेल्थ आफ्टर द गैम्बल. ठीक है,
तो यहाँ से मेरा सी डब्ल्यू, अच्छा यू सी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सी डब्ल्यू। तो यहाँ से मेरा सी डब्ल्यू कैलकुलेट होकर आ गया 98.666। अब यहाँ से मुझे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फॉर दी गैम्बल निकालना है, सो वी नो सी एक्स इज इक्वल्स टू सी डब्ल्यू माइनस इनिशियल वेल्थ। तो 98.666 माइनस 100 विच इज गिविंग अस माइनस 1.344 माइनस सॉरी 1.334। तो सबसे पहले नेगेटिव से हमें क्या पता लग रहा है कि वो इन्वेस्टर एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, जो हमने बुक वर्क में पढ़ा था। नेगेटिव सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से हमें क्या पता लगता है कि इन्वेस्टर रिस्क एवर्स है। और दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे कि या तो काउंटर पार्टी को इतना पे करना पड़ेगा 1.334 की ताकि लांस इस गैम्बल को एक्सेप्ट कर ले, या फिर लांस इतना दे देगा काउंटर पार्टी को कि भाई मुझे ये गैम्बल मत खेलने के लिए बोलो, आई एम हैप्पी इन माई ओन स्पेस। सेकंड पूछा था बेटा एलन के लिए, तो एलन के लिए भी सेम कहानी होगी, सिर्फ डिफरेंस क्या था, उसकी वेल्थ 200 थी। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम बुक वर्क में करके आ रखे हैं, कुछ भी फर्क नहीं है। तो 30% इंक्रीज 230 और 10% डिक्रीज 180। तो यहाँ से आप सेम कैलकुलेशंस करके सी एक्स निकालोगे विच इज कमिंग आउट टू बी माइनस 2.688। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हमें बड़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको प्रोपोर्शन टर्म्स में देखोगे, मतलब हम देख के आए थे ना, जब हमारा मल्टीप्लिकेटिव गैम्बल होता है तो वहां पे हम कमेंटिंग किस बेसिस पे करते हैं, वहां पे हम कमेंटिंग प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ बेसिस, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ बेसिस पे करते हैं, मतलब रिलेटिव रिस्क एवर्जन के ऊपर हम कमेंटिंग करेंगे आरआरए के ऊपर। तो सी एक्स बाय डब्ल्यू देखना पड़ेगा, और सी एक्स बाय डब्ल्यू दोनों केस में सेम आएगा, क्योंकि देखो ट्वाइस आ रहा है, वहां पे 100 वेल्थ थी, वहां पे 200 थी, यहाँ पे 1.344 है, यहाँ पे 2.668 है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कांस्टेंट रिलेटिव एवर्जन एग्जिबिट हो रहा है दोनों इन्वेस्टर्स के लिए। स्टूडेंट्स इज दिस क्लियर? सेम क्वेश्चन है जो हम लास्ट क्लास में करके आए हैं। फोर्थ पार्ट में क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं हम। फोर्थ पार्ट में बोला हुआ कंफर्म दैट योर कमेंट्स इन पार्ट 3 अप्लाई इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स वेल्थ। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम अपना एरोप्रैट मेथड से भी करके दिखा सकते हैं। वी नो यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन टू अस एज log w, then u dash w will be 1 by w and u double dash w will be minus 1 by w square। ठीक है, नॉन सेटिएशन फॉलो हो रहा है, बट अगेन w ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो तो हमें पता ही है। तो ये हमारा u dash w ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और u डबल डैश w हमारा लेस देन 0 हो जाएगा। तो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर भी प्रूव हो गया, नॉन सेटिएशन भी प्रूव हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले RW हमने क्या सीखा है, w मल्टीप्लाइड बाई u डबल डैश w अपॉन u डैश w, और ये निकल के आ रहा है हमारा 1। उसके बाद r डैश w निकालेंगे, वो निकल के आ गया 0। तो ये अगर हमारा कांस्टेंट आ गया, r डैश w कांस्टेंट आ गया, तो हम क्या पढ़ के आए हैं कि इन्वेस्टर एग्जिबिट कर रहा है क्या, कांस्टेंट RRA, कांस्टेंट रिलेटिव रिस्क एवर्जन। क्विकली कंफर्म मी स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? क्विकली कंफर्म स्टूडेंट्स। Okay, started receiving a lot of yeses. Let us proceed to the next question. तो next question में वही उठाते हैं जो ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके थे। तो इसका थर्ड पार्ट कर लिया था, बेटा 2.2 का हमने थर्ड पार्ट कर लिया था। फर्स्ट और सेकंड करो। फॉर दिस आई एम गिविंग यू 3 minutes. Quickly attempt first and second part from this question.
Okay students, quickly start discussing it. Collins preference can be modeled by the utility function such that, अभी ध्यान रखना यहाँ पे uw फंक्शन दे रखा है, u डैश w दे रखा है, ठीक है, तो उसको यूज करके हम अपने कमेंटिंग करेंगे. डिटर्मिन द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर विच द यूटिलिटी फंक्शन कैन बी सेटिस्फैक्टरली अप्लाइड. तो यहाँ पे हमें क्या निकालने बेटा, अगेन वही दो रूल, वही दो हैं. कौन से? एक तो u डैश w शुड बी ग्रेटर देन 0 और एक u डबल डैश w शुड बी लेस देन 0, क्योंकि रिस्क एवर्स आपको नेचर चेक करना है. तो u डैश w ऑलरेडी गिवन है, 3 माइनस 2w शुड बी ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, क्विकली टेल में, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 2w लेस देन 3, यही आएगा, और w शुड बी लेस देन 3/2. और दूसरा हमें क्या करना है, u डबल डैश w, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2w शुड बी लेस देन 0. वो तो हमें दिख ही रहा है क्योंकि माइनस का साइन लग गया, तो ये कंडीशनल हमारा प्रूव हो गया. इज इट क्लियर? वेल्थ ग्रेटर देन 0 ही होगी ऑब्वियसली, वेल्थ ग्रेटर देन 0 है, तभी हमने क्या बोला कि सेकंड इक्वेशन भी करेक्ट हो रही है. लेकिन अच्छा मेरे पास एक आंसर आया प्रियांशी का, सर w शुड बी लेस देन 3/2. नहीं, ये करेक्ट नहीं है. करेक्ट होगा w शुड लाई बिटवीन 0 to 3/2. करेक्ट आंसर इज दिस. तो एग्जामिनर हो सकता है प्रियांशी, अगर आप w लेस देन 3/2 अकेला लिख के आओ तो आपका आधा नंबर काट ले, ठीक है, क्योंकि आपने ये वाली इक्वालिटी इंक्लूड नहीं करवाई जहां पे मैं क्वेश्चन में भी दी हुई w शुड बी ग्रेटर देन 0. सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. एक्सप्लेन हाउ कॉलिन्स होल्डिंग्स ऑफ रिस्की एसेट्स विल चेंज एज हिज वेल्थ डिक्रीजेस. उल्टा पूछा हुआ है, अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, तो देख लेते हैं. एरोप्रेट मेजर्स यूज करते हैं, इजी है, क्योंकि जब तक हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स ना गिवन हो तब तक हम अपना सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वाला मेथड नहीं लगा सकते. तो यहाँ पे हमें एरोप्रेट मेथड लगाना पड़ेगा. दोनों देख लेते हैं. अब यहाँ पे हमें ये भी नहीं पता एडिटिव गैम्बल है या मल्टीप्लिकेटिव गैम्बल है, तो हमें दोनों पे ऊपर कमेंटिंग करनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट के ऊपर भी और रिलेटिव के ऊपर भी. तो सबसे पहले AW बताओ क्या आएगा, u डबल डैश w विल बी, क्विकली टेल मी, विल बी -2, और एक माइनस और आता है तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, 2/3 माइनस 2w शुड बी ग्रेटर देन 0. अब इसको डिफरेंशिएट कराओ विद रिस्पेक्ट टू w, तो ये निकल के आ गया 4/3 माइनस 2w का होल स्क्वायर. अगेन दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि 4 पॉजिटिव है और नीचे वाली फिगर स्क्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगी. अब Rw की बात करते हैं. Rw में पता है w टाइम्स AW होता है, तो अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. दिस विल बी 8, और अगर आप R डैश w करोगे तो वो आ जाएगा 6/3 माइनस 2w का होल स्क्वायर विच इज अगेन ग्रेटर देन 0. तो दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इंक्रीजिंग एब्सोल्यूट रिस्क एवर्जन एंड इंक्रीजिंग रिलेटिव रिस्क एवर्जन. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अगर उसकी वेल्थ डिक्रीज होगी तो उसका एक्सपोजर टुवर्ड्स रिस्की एसेट्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा. तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर किसी का रिस्क एवर्जन इंक्रीजिंग नेचर का है तो हम क्या मानेंगे, अगर वेल्थ इंक्रीज होगी तो उसका एब्सोल्यूट अमाउंट डिक्रीज होगा, ठीक है. और उल्टा क्या बोलोगे, अब इसमें उल्टा क्या बोलोगे, हम ये बोले वेल्थ अगर डिक्रीज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, अगर वेल्थ डिक्रीज हो रही है तो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिस्की एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज होगी. समझ आया, मतलब पहले अगर 100 थे, उस 100 में से अगर वो 10 रुपए लगा रहा था रिस्की में, तो अगर 50 रह गए तो वो 15 लगाएगा. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. 100 में से हो सकता है वो 10 लगा रहा था, अब जब वेल्थ 50 हो गई तो हो सकता है वो 15 लगा रहा हो, ठीक है, क्योंकि हमें एब्सोल्यूट अमाउंट इंक्रीज करवाना है. सिमिलरली रिलेटिव की भी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी होगी. अगर 100 थे, वो अगर 10% लगा रहा था विच इज कमिंग आउट टू बी 10, 50 रह गया तो हो सकता है वो 11% लगा रहा हो, तो एब्सोल्यूट में तो हो सकता है 11% मतलब 5.5. वैसे इसके लिए सेट नहीं बैठ रहा बिकॉज इसके लिए दोनों ज्यादा होने चाहिए. तो आप ऐसे मान लो कि 100 में हो सकता है 10% लगा रहा हो, 50 में हो सकता है वो 25% लगा रहा हो, तो 50 का 25% इज 12.5. अगर ऐसा एग्जाम्पल लेंगे तो इंक्रीजिंग RRA भी दिख रहा है और इंक्रीजिंग ERA भी दिख रहा है. स्टूडेंट्स समझ आ रहा है आपको? क्विकली कंफर्म मी, देन आई विल मूव टू अनदर क्वेश्चन. किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में पूछ सकते हो. थर्ड पार्ट इसका ऑलरेडी हम प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्विकली कंफर्म, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? यस बेटा, वेल्थ डिक्रीज होने से एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिस्की एसेट्स विल आल्सो इंक्रीज एंड प्रोपोर्शन ऑफ वेल्थ इन रिस्की एसेट्स विल आल्सो इंक्रीज, बोथ विल इंक्रीज. इस टाइप का इन्वेस्टर आप कैसे सोच सकते हो, आप ऐसे सोच सकते हो जब तक इसके पास पैसा बढ़ रहा है
तो वो कह रहा है अब मैं सेफ हूँ। जब उसके पास पैसा कम होने लग जाता है तब वो कहता है नहीं यार, अब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा जुआ खेलना पड़ेगा, ज़्यादा गैम्बल करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ताकि मेरी वेल्थ थोड़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो। ठीक है, इसको हम कई बार बोलते थे फियर ऑफ लूजिंग आउट, कभी कभी ये भी बोलते थे कि उसको ये लग रहा है मेरे पीयर्स बहुत आगे जा रहे हैं, तब मेरे पास अगर वेल्थ डिक्रीज हो रहा है मैं पूरा गैम्बल खेल देता हूँ। ठीक है, started receiving a lot of yeses. Let us move to another similar style question. Quickly attempt this question. I am giving you 4 to 5 minutes for the first two parts. 4 to 5 minutes for the first two parts. Quickly attempt it, students. Okay students, let us start discussing this question now. Very simple question. Let me read out the question first. Jenny has a quadratic utility function of the form uw equals to w minus 10 raised to power minus 5 w square. She has been offered a job with company X in which her salary would depend upon the success or otherwise of the company. If it is successful, which will be the case with probability 3/4, then her salary will be 40,000, whereas if it is unsuccessful, she will receive 30,000. Assuming that Jenny has no other wealth, state the salary range over which UW is an appropriate representation of her individual preferences. जरूरी नहीं है फर्स्ट पार्ट आपको पूछे,
हो सकता है आपको डायरेक्टली सेकंड पार्ट पूछ ले 4 नंबर के लिए, तब भी आपको फर्स्ट पार्ट वाला काम तो करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ईजी हो गया, आपको ये चीज़ बता दी। तो सॉल्व कर ले इसको जल्दी से, लेट अस जस्ट सॉल्व इट क्विकली। तो फर्स्ट पार्ट में हमें सैलरी रेंज बताना है, अगेन वही दो प्रॉपर्टी लगानी है, यू डैश डब्ल्यू शुड बी ग्रेटर देन 0, यू डबल डैश डब्ल्यू शुड बी लेस देन 0। तो यू डब्ल्यू हमें डिफाइन करा हुआ है क्वेश्चन में w माइनस 10⁻⁵ डब्ल्यू स्क्वायर। तो अगर मैं यू डैश डब्ल्यू निकालूंगा तो वो निकल के आ रहा है 1 माइनस 2 इंटू डब्ल्यू और 10⁻⁵ एज इट इज आ जाएगा। और यू डबल डैश डब्ल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ये 1 का बन जाएगा 0, w का बन जाएगा 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁵ विच इज अगेन लेस देन 0, ठीक है। तो एक हमारे पास कंडीशन ऑलरेडी क्या है कि w ग्रेटर देन 0 ये तो होना ही चाहिए, और एक हमारे पास कहाँ से बन जाएगी, इसको कर दो आप ग्रेटर देन 0। जब इसको ग्रेटर देन करोगे, जब इसको ग्रेटर देन 0 करोगे तो यहाँ से हमारी जो कंडीशन आ रही है वो आ रही है w शुड बी लेस देन 50,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सैलरी रेंज वो होनी चाहिए किसके बीच में होनी चाहिए, 0 to 50,000। Is it clear students? Quickly confirm me. Is it clear? We are attempting similar type of questions. Next is expected salary पूछा हुआ अगले क्वेश्चन, और expected utility पूछा हुआ। तो expected salary तो बहुत easy है, 3/4 प्रोबेबिलिटी दी हुई है कंपनी की सक्सेस होने की और तब उसको मिल रहे हैं 40,000, और 1/4 प्रोबेबिलिटी दी हुई है कंपनी के फेलियर होने की और तब उसको मिल रहे हैं 30,000, ठीक है। फेलियर नहीं बोलते, हम बोलते हैं अनसक्सेसफुल। तो एवरेज सैलरी होगी हमारी 37,500, और उसके बाद क्या बोला है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालने को बोला है। तो वो भी कैसे निकालेंगे, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय क्या था फंक्शन, w माइनस क्या था, चेक करो जल्दी से, w माइनस 10⁻⁵ डब्ल्यू स्क्वायर। तो w माइनस 10⁻⁵ w का स्क्वायर, इज इट क्लियर, प्लस 1/4 अगेन w माइनस 10⁻⁵ w का स्क्वायर, दैट्स इट। तो यहाँ से हमारी जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकल के आ रही है वो आ रही है 23,250। स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू पार्ट्स क्लियर टू एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट डू आस्क मी, अदरवाइज आई विल मूव टुवर्ड्स द लास्ट टू पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सबके एसेस आ रहे हैं, इजी क्वेश्चन। लेट अस मूव टू दी लास्ट टू पार्ट्स। सो क्विकली डू पार्ट 3, पार्ट 4 मार्क्स। आई एम अगेन गिविंग यू 4 minutes. Quickly attempt students, then we will discuss.
Okay, students started receiving few responses. Let us start discussing the last two parts. Interesting है. Suppose she was also to be offered a fixed salary by company Z. Determine the minimum level of fixed salary that she should accept to work for company Z in preference to company X. ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं वो? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट निकालने की बात कर रहे हैं. ठीक है, लैंग्वेज कन्वर्ट करके. तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? अगेन अभी हम फॉर्मूला सीख के आए हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का. We just have to equate expected utility. Expected utility को मैं किससे equate करूंगा? Quickly tell me. U of C W. Is it clear? तो यहां से हमें बस क्या निकालना है? C W निकालना है. तो ये कितना आया था हमारा? 23250. ठीक है, C W अगर वेरिएबल नहीं लेना तो आप कुछ भी ले लो, x y z, z ले लो. चलो z लोगे तो इट विल बी z माइनस 10⁻⁵ z स्क्वायर. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो z की दो वैल्यूज आ रही है. एक आ रही है 63229 और एक आ रही है आपकी 36771. तो कौन सी वैल्यू बेटा हम रिजेक्ट कर देंगे? वी विल बी रिजेक्टिंग 63229. व्हाई? बिकॉज इट इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम सैलरी दैट कंपनी एक्स कैन पे. क्योंकि कंपनी एक्स अगर सक्सेसफुल भी हो गई तो मैक्सिमम सैलरी हमने निकाली थी, क्या दे पा रही थी? 50,000 की. तो वो वाला ऑप्शन तो आप रिजेक्ट ही कर दो. तो मैक्सिमम सैलरी जो मिनिमम सैलरी जो उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम सैलरी जो उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? कंपनी जेड से काम करने के लिए, कंपनी जेड के साथ काम करने के लिए मिनिमम सैलरी उसको कितनी रखनी चाहिए? 36,771. यही पूछा था ना थर्ड पार्ट में कि मिनिमम सैलरी कंपनी जेड कितनी ऑफर करे. यस, मिनिमम लेवल ऑफ सैलरी. तो कंपनी जेड को कम से कम 36,771 ऑफर करना पड़ेगा ताकि जेनी वो वाली जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट कर ले इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड सैलरी ऑफ 37,500. व्हाई? बिकॉज उसके लिए सर्टेन सैलरी की ज्यादा यूटिलिटी है एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड सैलरी से. और इससे मिलता जुलता रिस्पॉन्स आपके फोर्थ पार्ट का भी है. सपोज दैट द ओनर्स ऑफ कंपनी एक्स आर बोथ risk neutral and very keen that Jenny should join them and not company Z. Determine whether the company should agree to pay her a fixed wage and if so, how much. Comment briefly on your answer. तो अगर रिस्क न्यूट्रल है तो इससे क्या पता लग रहा है? अगर रिस्क न्यूट्रल है फिर तो बेटा वो मान जाएंगे ना. अगर सेम यूटिलिटी वाली चीज आ रही है और रिस्क न्यूट्रल है तो वो कहेंगे ठीक है फिक्स सैलरी दे देते हैं, फर्क क्या पड़ रहा है हमें. और जेनी रिस्क एवर्स है, जेनी कहेगी मैं ये वाली फिक्स सैलरी तभी एक्सेप्ट करूंगी जब वो एटलीस्ट कितनी हो जो हमने पार्ट 3 में ड्राइव करी है, जो मुझे कंपनी जेड ऑफर कर रही है. कितनी? 36,771. इतनी होगी मैं तभी करूंगी, या फिर इससे ज्यादा हो, कम से कम इतनी तो. इज इट क्लियर? बस आपको ये लिख के आना था फोर्थ पार्ट में. तो रिस्क न्यूट्रल और जेनी का रिस्क एवर्स नेचर दोनों आपको यहां पे डिस्कस करने थे, तभी आपको पूरा एक नंबर मिलता. Students, is this clear? Quickly confirm, then only I will move to the next question or next topic. So we have to cover 2-3 sections जो हमने छोड़े थे लास्ट क्लास में, उनको डिस्कस कर लेते हैं. फिर एक दो क्वेश्चंस और हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो मोटे मोटे हमारे पास 3-4 सेक्शंस बचे हैं बुक वर्क के हिसाब से, बट उसमें से ओनली वन इज इंपॉर्टेंट. तो पहले मैं एक एक करके सारे डिस्कस कर लेता हूँ, फिर जो उस टॉपिक के जो मैंने इंश्योरेंस वाला एक टॉपिक बचा हुआ है उसके फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे. इज इट क्लियर? तो आपके पास एक 5th सेक्शन है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. आप क्या कर सकते हो, एग्जाम से पहले सिर्फ इसको क्विक रीड देके जा सकते हो, बिकॉज आज की डेट में कुछ भी आ सकता है बेटा बुक वर्क में से. आपका ओपन बुक एग्जाम अब खत्म हो गया, तो यू शुड नो द लैंग्वेज दैट दे हैव गिवन यू इन द कोर रीडिंग. सो यू शुड नो एवरीथिंग. तो 5th सेक्शन में एक टॉपिक था द वेरिएशन ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस विद वेल्थ. अब आप बोलोगे सर ये तो हम देख ही चुके हैं. हमने बेटा क्या देखा? हमने रिस्क एवर्जन देखा है विद वेल्थ. अब वो यूटिलिटी फंक्शन की बात कर रहे हैं कि यूटिलिटी फंक्शन कैसे चेंज हो सकती है विद वेल्थ. आई एम गिविंग यू 2 minutes, जस्ट अप्लाई योर ब्रेन्स एंड टेल मी क्विकली. स्टूडेंट्स, अप्लाई योर ब्रेन्स एंड टेल मी हाउ यूटिलिटी फंक्शन कैन चेंज विद रिस्पेक्ट टू वेल्थ.
Quickly respond students, what you can think over this topic. ठीक है, कुछ कुछ रिस्पॉन्सेज आने स्टार्ट हुए हैं, हम डिस्कस ही कर लेते हैं, अदरवाइज कुछ ना कुछ हमारा आज टॉपिक रह जाएगा। मैंने आपको 2 मिनट दिए सोचने के लिए, आई थॉट कि कुछ आप पॉइंट्स जनरेट करोगे, आई थिंक आपने करे भी होंगे। डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है, वेरिएशन ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस विद वेल्थ। तो आप ऐसे सोचो बेटा, अगर मेरे पास आज 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, और फिर मेरे पास एकदम से 2 करोड़ रुपए हो जाए, तो मेरे सोचने की जो वो होगी, मतलब जो मेरा सेटिस्फैक्शन लेवल होएगा वेल्थ से, ठीक है, वो चेंज होएगा। लेकिन क्या हमारा यूटिलिटी फंक्शन को हमने देखा, जो भी हमने यूटिलिटी फंक्शंस देखे ऑलमोस्ट सारे सेम ही हो रहे थे, बस 1-2 यूटिलिटी फंक्शन थे जो पैरामीट्रिक थे, जिसके अंदर कुछ ना कुछ पैरामीटर था। तो एक काम क्या हो सकता है, वो जो पैरामीटर है हम उसको एडजस्ट कराते हैं विद डिफरेंट लेवल ऑफ वेल्थ। लेकिन वो भी आप कितनी बार चेंज करा लोगे। मान लो मैंने अपनी जॉब स्टार्ट करी, आज के मेरे पास 1 लाख रुपए है, 5 साल बाद फिर 10 लाख इकट्ठे हो गए, उसके 5 साल बाद 1 करोड़ इकट्ठा हो गया, फिर उसके अगले 5 साल बाद में 5 करोड़ इकट्ठा हो गया। तो इतना होगा नहीं, ठीक है, अगर एक्चुअली बन गए तो बात अलग है। तो एक एग्जांपल लिया है मैंने। तो इस केस में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि या तो आपको पैरामीटर जो है, जो आप यूटिलिटी फंक्शन का पैरामीटर है वो चेंज कर लो। जैसे अगर आप याद करो, कल मैंने आपको पावर यूटिलिटी फंक्शन दिखाया था, अगर हम उसका गामा पैरामीटर देखें, या तो उसको चेंज कराते रहो, ऐसे कवर हो जाएगा। लेकिन और कैसे कवर करवा सकते हैं, या तो हम स्टेट डिपेंडेंट यूटिलिटी फंक्शंस बना ले। तो स्टेट डिपेंडेंट यूटिलिटी फंक्शंस कैसे बना सकते हैं हम, एनीवन एनी आइडिया? क्योंकि इसमें क्या होएगा, अगर हम पैरामीटर चेंज करेंगे, हम क्या देखेंगे, एकदम से जब हमारी वेल्थ 1 लाख है, जब हमारी वेल्थ 99,000 है, तब हमारा यूटिलिटी फंक्शन कुछ और है, और एकदम से जब मेरी वेल्थ 1 लाख 1 रुपए हुई, तो एकदम से मेरी वेल्थ, जो मेरा यूटिलिटी फंक्शन है, एकदम से अपना कर्व चेंज कर लेगा। तो ये दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि स्टेट डिपेंडेंट यूटिलिटी फंक्शन बनाने की कोशिश करो। इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे एक बुक वर्क में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक अम्ब्रेला की वैल्यू हमें कब होगी, तब होगी जब रेन होनी हो पूरे दिन पे, या फिर तब होएगी जब हमें ऐसा लग रहा है कि एक आध घंटा ही रेन होनी है। ऑब्वियसली जब हमें पता है कि रेन पूरा दिन होने वाली है, तब हम क्या, हमारी यूटिलिटी किसकी, अम्ब्रेला की ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको आप और अच्छे से कैसे देख सकते हो, कोई ऐसी चीज जो आपकी आज अफोर्डेबिलिटी है खरीदने की, ठीक है, 10 ईयर्स डाउन द लाइन वो आपकी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अ गुड आईफोन अगर मैं बोलूँ, आप में से कुछ लोगों की जॉब कर रहे हैं अभी, जिसने एकदम से एक्चुअल वर्ल्ड में जॉब करना स्टार्ट करा है। एज अ स्टूडेंट जब आप कॉलेज में होते थे, आपका एक ड्रीम होता था यार मैंने एक आईफोन लेना है, तब क्या होता था, आपकी उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा होती थी आपके लिए आईफोन की। लेकिन जब उतना पैसा आ गया और फिर जब आप वो आईफोन परचेज कर पाए, तो ऑब्वियसली उसकी यूटिलिटी आपकी ड्रॉप हो जाती है। तो देख रहे हो वेल्थ के हिसाब से हमारा यूटिलिटी फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? आप इसी को एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो। आप इसको कैसे सोच सकते हो, एक कंपनी है, एक इंश्योरेंस कंपनी है जो बिल्कुल सॉल्वेंसी की कगार पे खड़ी हुई है, ठीक है, वो बैंकरप्ट होने वाली है। अब होगा क्या, जब वो बिल्कुल सॉल्वेंसी के लेवल से आसपास होएगी, अभी सॉल्वेंट हुई नहीं है, बिल्कुल आसपास है, ठीक है, तब क्या होएगा बेटा, तब क्या होएगा, जब वो इनसॉल्वेंसी के बिल्कुल आसपास है, तब क्या होएगा, तब वो बिल्कुल रिस्क एवर्स नेचर बिहेव करेगी, ठीक है, रिस्क एवर्स कंपनी का नेचर रहेगा। क्यों, वो उसको पता है अगर मैंने कुछ भी रिस्कीनेस दिखाई, कुछ भी मैंने रिस्क लिया, तो हो सकता है मेरी वेल्थ सडनली ड्रॉप हो और मैं बैंकरप्ट हो जाऊं, ठीक है, समझ आया? लेकिन अगर मान लो वो ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुकी है, ठीक है, ऑलरेडी वो इंसॉल्वेंट हो चुकी है, उस केस में वो क्या कहेगी, या फिर मान लो बिल्कुल जस्ट अभी हुई है, वो कहेगी मेरी रेपुटेशन भी खराब हो चुकी है, पैसा भी खराब हो चुका है, अब खेलो जुआ, अब बिल्कुल अच्छा से गैम्बल खेलो। अगर हो सकता है इस गैम्बल से मैंने गेन कर लिया, तो एकदम से मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा कि वापस मैं सॉल्वेंट हो जाऊंगा। इज इट क्लियर? तो कंपनी इस तरीके से हो सकती है। इसमें क्या होएगा, जो मेरा वो सॉल्वेंसी लेवल होगा, उसके एकदम से लेफ्ट साइड पे मेरी यूटिलिटी और राइट साइड पे यूटिलिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। तो ये हमें इस सेक्शन में उन्होंने, ऑथर ने समझा रखा है। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो आपको हो सकता है 2-3 मार्क्स की यहाँ पे थ्योरी टेस्ट हो जाए कि वेल्थ के हिसाब से यूटिलिटी कैसे चेंज होती है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, बिकॉज एग्जाम्स बड़े प्रैक्टिकल आ रहे हैं, दे कैन आस्क यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको इन थ्योरी पे वर्क करना चाहिए, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कोर्स। अभी सिर्फ समझ लो क्लास में, एग्जाम से पहले वीडियो देख लेना या फिर चैप्टर रिवाइज कर लेना। इस पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, बिकॉज वेटेज अगेन वही 1-2 नंबर, वो भी एक्सपेक्टेड वेटेज। अगर इसमें से आ गया तो ऐसे हर एक चैप्टर में से कुछ भी 1-2 नंबर का वो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? अब इसका एक और एग्जाम्पल कैसे सोच सकते हैं आप, ऐसे सोचो कि
स्टेट डिपेंडेंट यूटिलिटी थ्योरी का आप ऐसे एग्जांपल सोच सकते हो, डिपेंड करता है कि हमारी हेल्थ कैसे है। मेरे पास 1 करोड़ रुपए है लेकिन मेरी हेल्थ बड़ी बेकार है, जबकि मेरे पास 50 लाख रुपए लेकिन मेरी हेल्थ बड़ी अच्छी है। तो आप क्या बोलोगे, यार मैं पैसे को एंजॉय कब कर पाऊंगा, जब मेरी हेल्थ अच्छी होगी। तो कोई इंडिविजुअल्स होंगे वो कहेंगे यार यूटिलिटी फंक्शन अकेले वेल्थ के बेसिस पे देखना अच्छी बात नहीं है, आप ये देखो उसमें हेल्थ का भी पैरामीटर लगाओ। तो उसके लिए आप कैसा यूटिलिटी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, यू कैन डिफाइन समथिंग लाइक UH, W। This utility function is taking into consideration both health and wealth। समझ आया? तो इसी को ही बोलते हैं हम स्टेट डिपेंडेंसी। अब वो स्टेट कुछ भी हो सकता है, वो आपका इंसॉल्वेंसी लेवल भी हो सकता है, वो आपका हेल्थ भी हो सकता है, तो कुछ भी किसी भी तरीके की स्टेट्स हो सकती है। क्विकली स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम, जहां पे हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस। अभी हमने देखा कि एक प्रॉपर हमने कर्व की बात कर ली और हम बोल रहे हैं कि ये इंडिविजुअल का ये कर्व है, लेकिन आपको लगता है कि रियल लाइफ में ऐसा होता होगा? एक कर्व दे दिया, मैं बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल विदित का यूटिलिटी कर्व log W है, या फिर परिधि का यूटिलिटी कर्व √W है, तो ऐसा होता होगा? ऑब्वियसली नॉट। अभी हमने देख के आए हैं कि हेल्थ के हिसाब से, आपकी वेल्थ के हिसाब से यूटिलिटी फंक्शन चेंज होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम वही जो हमने पहले एग्जांपल पकड़ा कि हम पैरामीटर की वैल्यूज चेंज कर ले, लेकिन कितनी आप पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज कर लोगे बेटा, इतने सारे वेल्थ के नंबर्स है, कहाँ पैरामीटर की वैल्यूज चेंज कर पाओगे? तो इसका एक तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ लो, इंडिविजुअल को बिठाओ, उससे पूछो तेरे को क्या अच्छा लगता है, तेरे को किस चीज से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, इतनी वेल्थ हो जाए तो तू कैसा लगेगा, इतनी वेल्थ हो जाए तो कैसा लगेगा। तो आपने डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर ली और उस तरीके से कुछ क्वेश्चनिंग आए और उस क्वेश्चनिंग के बेसिस पे आपने कुछ इनपुट्स लेके कोई मैथमेटिकल फॉर्म बनाने की कोशिश करी। लेकिन अगेन ये भी इम्प्रैक्टिकल है, एक्सेप्ट सम इंडिविजुअल्स जो आपको बिल्कुल ही हर एक चीज का आंसर दे दे और वो सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है ये मेरे कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग करें, ये बड़ा अच्छा तरीका है। इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग कैसे हो सकती है? मैं आपको ये बोलूं कि एक इंडिविजुअल है जिसकी वेल्थ इस रेंज में लाई कर सकती है 0 to 4, जस्ट एन एग्जांपल, इस रेंज में लाई कर सकते हैं, जहां पे मैं बोलूं 0 वेल्थ पे उसकी यूटिलिटी 0 है और 4 वेल्थ पे उसका यूटिलिटी फंक्शन 1 है, और यूटिलिटी फंक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। प्रोबेबिलिटी की तरह सोच लो कि 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, मतलब दिस इज द मिनिमम यूटिलिटी, दिस इज द मैक्सिमम यूटिलिटी। अब मैं क्या बोलूंगा कि यार एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मेरी हाफ हो जाए, ऐसा है, अगर हमें एक नंबर मिल जाए, ऐसी वेल्थ मिल जाए कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हाफ हो जाए, तो इंडिविजुअल कहेगा ठीक है 0 से 4 के बीच में तुम मुझे 1.8 दे दो, मुझे 1.8 दे दो, तो मेरी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी हाफ हो जाएगी। जो 0 पे मिलती यूटिलिटी और जो 4 पे मिलती यूटिलिटी उसके बिल्कुल हाफ हो गई 1.8 पे। अब आप क्या करोगे, अब आप एक और नंबर ढूंढने की कोशिश करोगे 0.5 से 1 के बीच में, फिर एक नंबर आ जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी फॉर 0.75 पे एक और वेल्थ का नंबर ढूंढने की कोशिश करोगे। मान लो वो भी आपको मिल गया कि आपका इंडिविजुअल कहेगा 2.88 पे मुझे उतनी यूटिलिटी मिल रही है जितनी मुझे मिलती हाफ ऑफ किस पे, 1.8 वेल्थ पे एंड हाफ ऑफ 4 वेल्थ पे। इस वेल्थ पे मुझे उतनी ही यूटिलिटी मिल रही है, मतलब समझ लो ये उस गैम्बल का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है। एक और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट आया, फिर आप एक और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट निकालोगे, आप ऐसे निकालते जाओगे जब तक आपका एक कर्व तैयार नहीं हो जाता। फिर उस पर आप क्या लगा सकते हो, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड्स लगा सकते हो, आप लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड लगा सकते हो, आप अलग से जीएलएम की कोडिंग कर सकते हो। वो कोडिंग करके आप एक कर्व बना लिया और उस कर्व पे बेसिस पे आप कह सकते हो ये इस इंडिविजुअल का क्या है, ये इस इंडिविजुअल का यूटिलिटी कर्व है। समझ आया स्टूडेंट्स? तो हमने कैसे यूटिलिटी फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने का सोचा। और एग्जांपल क्या हो सकता है, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है बुक में, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये अगले सेक्शन से रिलेटेड भी है। लेट मी शो यू। ये वाला एग्जांपल हम रीड करते हैं, वेरी गुड एग्जांपल। हाँ ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, क्विकली गो थ्रू इट। यहां पे वो क्या कह रहे हैं कि एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है जिसके पास एक हाउस है 100,000 का, ठीक है। वो ओनर कंसीडर कर रहे हैं कि हम इंश्योरेंस ले ले, उसके हो सकता है उस प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा रिस्क हो किसी भी तरीके का, मान लो फ्लड्स आते हो, कुछ आते हो, और उसको पता है अगर ऐसा कोई इवेंट हुआ तो मेरा पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो लॉस देख लो कितने का है, पूरा 100,000 का, 100,000 का, 100,000 का, 100, हर एक केस में उसने पूरा लॉस लिया, मतलब मेरी पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। और प्रॉबिलिटी ले ली कि इस लॉस होने की प्रॉबिलिटी ये मतलब अलग अलग इवेंट्स है, ये फ्लड का इवेंट मान लो, ये अर्थक्वेक का इवेंट मान लो, ऐसे कुछ भी उसने इवेंट्स ले लिए। और उसने क्या बोला है कि जो इन्वेस्टर है, जो आपका ये पर्सन है, वो 20,000 का प्रीमियम देने को रेडी होगा इस रिस्क को बचाने के लिए।
40,000 का प्रीमियम देने को रेडी होगा इस रिस्क को बचाने के लिए, 60,000 का प्रीमियम रेडी होगा इस रिस्क को बचाने के लिए, और 80,000 का प्रीमियम रेडी होगा इस रिस्क को बचाने के लिए। ये चीज समझ आई, ये चीज समझ आई क्विकली। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यूटिलिटी फंक्शन। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जब उसके पास जीरो वेल्थ रह जाएगी तो ऑब्वियसली उसकी यूटिलिटी जीरो है। जब उसके पास पूरी 100 वेल्थ रहे, ये 100,000 है, ठीक है, मीन्स 1 लाख है, तब उसकी यूटिलिटी 1 है, तब उसकी यूटिलिटी 1 है। अब क्या करोगे आप, इन प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से अलग अलग यूटिलिटी बनाने की कोशिश करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पहला इवेंट ही लूँ, 0.05 वाला, ये अकर हो गया तो क्या होने वाला है, तो 0.05 से प्रोबेबिलिटी से अकर होएगा तो उसकी वेल्थ क्या हो जाएगी 0, और अगर नहीं अकर होएगा तो उसकी वेल्थ 100 रहेगी। तो हम क्या निकल जाएगा इससे हमारा, क्विकली टेल मी, वेल्थ बताओ कितनी बचेगी। अगर उसने सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इसका देखे तो उसने क्या करा, 100 की वेल्थ थी, 20 का प्रीमियम पे करा, उसने कहा ठीक है जो मुझे यूटिलिटी 80 पे मिल रही है, दिस इज माई सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। अगर मैं इंश्योरेंस ना लेता तो क्या होता, 5% ऑफ U0 प्लस 95% ऑफ U100। तो इसको हमने डिफाइन करा है 1, सॉरी इसको हमने डिफाइन करा है 0 और इसको हमने डिफाइन करा है 1। यहां से क्या निकल के आ गया बेटा, 0.95। इसका क्या मतलब हुआ, जब उसके पास 80 की वेल्थ है तो उसकी यूटिलिटी कितनी आ रही है, 0.95। इसी तरीके से अब अलग अलग जो इंश्योरेंसेस है उसके हिसाब से उसने वो चीज ले ली। या फिर आप ये बोल सकते हो ये अलग अलग इंश्योरेंस नहीं है, इसको आप ये समझ लो ये एक ही इंश्योरेंस है, ये एक ही इंश्योरेंस है, ठीक है, वो अलग अलग इवेंट्स को कवर कर रही है। तो इसमें 2-3 इवेंट्स कवर हो रहे होंगे, ये वाला जो इंश्योरर है ये 2-3 इवेंट्स कवर कर रहा होगा, लेकिन ये फिर 40 प्रीमियम चार्ज कर रहा है, ये वाला और इवेंट्स कवर कर रहा होगा, 60 प्रीमियम चार्ज कर रहा है, और ये वाला सारी रिस्क कवर कर रहा है और ये 80 प्रीमियम चार्ज कर रहा है। इससे क्या होगा, आपको अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसे हम उसमें डिस्कस कर रहे थे, हमने पूछा उससे कि उसने बताया कि मुझे इतनी वेल्थ में इतनी यूटिलिटी मिल रही है। अब यहाँ पे हमने क्या करा, मार्केट में देखा अगर ये रिस्क है, इस रिस्क के हिसाब से ये इंश्योरेंस अवेलेबल है, तो कितना कितना प्रीमियम हम चार्ज कर रहे हैं, जिस बेसिस में हमें अपनी यूटिलिटी निकल आई। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इवेंट की बात करूं तो 15% है इस इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी। अगर वो इंश्योरेंस नहीं लेता तो उसके पास 15% चांस है, 15% चांस है कि उसकी वेल्थ पूरी 0 हो जाए, और 85% चांस है उसके पास 100 का 100 रहे। जबकि अगर वो इंश्योरेंस ले लेता है तो वो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट उसको 60 का मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 60 वेल्थ उसकी रहेगी। उसने ईयर 0 पे ही फिक्स कर लिया कि यार मैंने 40 रुपए का इंश्योरेंस दे दिया, अब मेरे पास 60 की वेल्थ रहेगी। तो मतलब 60 पे कितनी यूटिलिटी आ रही है, 60 वेल्थ पे कितनी यूटिलिटी आ रही है, 0.15 इंटू 0 प्लस 0.85 इंटू 100 विच इज 0.85। तो ये करके इसने इन सारे पॉइंट्स को कंस्ट्रक्ट करके, तो ये देखो एक इसने अपना एक यूटिलिटी कर्व तैयार कर लिया। इज इट क्लियर? तो अभी तक हमने क्या बोला कि ये यूटिलिटी फंक्शन है, इससे क्या होगा, ये यूटिलिटी फंक्शन है, इससे क्या होगा। अब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम की बात करें, क्या यूटिलिटी फंक्शन मिलना इतना इजी है? नहीं। तो पहले हमने क्या बात करी, क्या क्या चीजें हैं जो वेल्थ के हिसाब से यूटिलिटी फंक्शन कैसे चेंज होगा। इस सेक्शन में हम क्या बात कर रहे हैं, यूटिलिटी फंक्शन हम कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं। क्या ये दोनों सेक्शंस क्लियर है आपको? कोई इन सेक्शन से क्वेश्चन आ जाए तो आप हैंडल कर सकते हो। क्विकली कंफर्म में स्टूडेंट्स। परफेक्ट स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ येसेस। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ दिख रही है कि जैसे जैसे वेल्थ इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो हम अगेन नॉन सेटिएशन वाली चीज़ भी प्रूव हो रही है, यू डैश डब्ल्यू ग्रेटर देन डब्ल्यू। और यहाँ पे हम एक और चीज़ क्या देख रखे हैं, कर्व देखो, जैसे वेल्थ इंक्रीज हो रही है तो यूटिलिटी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन उस इंक्रीज होने की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि इन्वेस्टर का रिस्क एवर्स नेचर है। तो ये दो प्रॉपर्टी भी यहाँ पे प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट इनमें से आ सकते हैं। नेक्स्ट लेट अस कम टू दी मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी थ्रू इंश्योरेंस। जो अभी हम करके आए हैं उसी के बारे में अभी यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। हम यहाँ पे दोनों पार्टीज की बात करेंगे, एक इंश्योरर की, ठीक है, और एक किसकी, एज अ कंज्यूमर की। तो पहले हम एज अ इन्वेस्टर बोल लो या फिर इंडिविजुअल कंज्यूमर बोल लो, कुछ भी बोल लो, पहले हम उसकी बात करते हैं। तो उसकी हम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम देख के आए कि अगर उसके पास ए अमाउंट ऑफ वेल्थ है, तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट उसका क्या निकलेगा, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, ए माइनस पी।
ए माइनस पी, ए माइनस पी, ए क्या हो गई बेटा मेरी इनिशियल वेल्थ, और पी क्या हो गया जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं अपने इंश्योरर को। मींस यूटिलिटी ऑफ दिस ए माइनस पी विल बी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी अगर मैं ये इंश्योरेंस नहीं खरीदता, ठीक है, अगर मैं ये इंश्योरेंस नहीं खरीदता और क्लेम आ जाता। समझ आया? ये मैंने एक्सपेक्टेड क्यों लगाया कि या तो क्लेम आएगा या नहीं आएगा। अगर क्लेम आया तो उसकी वेल्थ कितनी रह जाएगी ए माइनस एक्स, और अगर क्लेम नहीं आया तो उसकी वेल्थ कितनी रह जाएगी ए। स्टूडेंट्स इज इट क्लियर? इसके बेसिस पे एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। क्विकली रीड दिस। For example, consider an individual with utility function of this current wealth of 15,000. Assume that this individual is at risk of suffering damages that are uniformly distributed up to 15,000. Then the individual's expected utility is this. तो यहाँ पे देखो इन्होंने ये कैसे करा, मुझे जल्दी से बताओ। How they have done this? Pretty simple. तो उन्होंने डायरेक्टली क्या बोल दिया कि यूनिफॉर्म आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब जो डैमेजेस हैं वो 0 से 15,000 जा सकते हैं। दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो डायरेक्टली हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया ऑन दी माई यूटिलिटी फंक्शन। तो यूटिलिटी फंक्शन क्या था? अंडर रूट ऑफ वेल्थ। वेल्थ कितना हो रहा है बेटा? ए माइनस एक्स, और एक्स कहाँ लाई कर रहा है? 0 से 15 के बीच में। तो ये मेरी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, ठीक है। इंश्योरेंस अगर हम ना लेते, इंश्योरेंस हम ना लेते तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी आ रही है? 2.582 आ रही है। अब हमें प्रीमियम निकालना है, कितना प्रीमियम हम इंश्योरेंस कंपनी को पे करने के लिए रेडी हैं, ताकि हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ पता लग जाए अपनी। जो इनिशियली 15,000 थी उसमें से मैं कितना प्रीमियम पे कर दूं कि मुझे उतनी यूटिलिटी ही मिले जितनी मुझे मेरे क्लेम आने पे मिलती, ठीक है। मतलब एक्सपेक्टेड क्लेम को अगर मैं कंसिडर करता तो मिलती, क्योंकि अगर क्लेम आ ही गया फिर तो वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आप ये समझ लो जितनी मुझे एक्सपेक्टेड क्लेम आने पे मिलती। तो यहां से मेरा प्रीमियम निकल के आया 2.582। इसको ढंग से समझेंगे। सॉरी, यहां से हमारी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी 2.582 निकल के आई, और यहां से मेरा एक्सपेक्टेड प्रीमियम निकल के आया 8.333। इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, बिकॉज दे आर वर्किंग इन थाउजेंड्स, मतलब 8833। अब यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है क्या, कि इंडिविजुअल कितना पे करने के लिए रेडी हो गया? 8833। जबकि एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट क्या था? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन A प्लस B बाई 2। तो 0 प्लस 15,000 बाई 2 विल गिव यू 7,500, ठीक है। तो एज अ कंज्यूमर मैं क्या सोच रहा हूं यार, मेरे पास एक्सपेक्टेड क्लेम आने का क्या चांस है? 7,500। लेकिन हमें नहीं पता, क्लेम हो सकता है 10,000 का भी आ जाए, 11 का भी आ जाए, 15 का भी आ जाए, जितने मर्जी का आ जाए। 15 तक आ सकता है, बिकॉज यूनिफॉर्म हम 0 से 15 ले रहे हैं। वो क्या करें, इसकी जगह हम क्या करते हैं, सीधा इंश्योरेंस कंपनी को 8,833 दे देते हैं। इससे क्या होएगा, हमारा रिस्क सिक्योर हो जाएगा, और जितना बैलेंस बचेगा वो तो हमारे पास एटलीस्ट सिक्योर्ड है। ऐसा कौन करेगा बेटा? ऐसा अगेन एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर ही करने वाला है। अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज आएगी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बट जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। 2-3 मिनट्स दे रहा हूँ, और इस सेक्शन में अभी तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। इस सेक्शन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। Students, anyone having any doubt, quickly ask me. Shirish, this is a typo. This is a typo.
So Shirish is saying sir this is not matching, this is 8.333 and this is 8833, this is a typo, don't worry, ऐसी चीजें होती रहती हैं टेक्स्ट बुक्स में। तो यहाँ पे लॉजिक सबको समझ आ गया। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हम सीखने वाले हैं, क्या कि एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कब फिजिबल होगा, एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कब फिजिबल होगा, एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट तभी फिजिबल होगा, यू कैन जस्ट राइट एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज फिजिबल इफ एंड ओनली इफ the minimum premium that the insurer is prepared to charge, the minimum premium that the insurer is prepared to charge is less than the maximum amount, that the potential policy holder is prepared to pay. तो इस केस में देखें तो इंडिविजुअल कितना मैक्सिमम प्रीमियम पे करने के लिए तैयार है, 8833 पे करने के लिए तैयार है, और इंश्योरेंस कंपनी को अपने क्लेम के एक्सपेंस कवर करने के लिए एटलीस्ट कितनी कॉस्ट चाहिए, 7500, बिकॉज 7500 तो क्लेम कॉस्ट है, इसके अलावा कंपनी के कुछ ना कुछ खर्चे होंगे, फिर कंपनी भी समाज सेवा करने नहीं, इंश्योरेंस कंपनी उसको भी प्रॉफिट कमाना है। तो ये वाला जो डिफरेंस है समझ लो, कंपनी के एक्सपेंसेस लग रहे हैं और कंपनी ने प्रॉफिट कमाना है, तो इसके बीच में कहीं इनकी डील सेट होगी और ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इंडिविजुअल के केस में समझ आया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे यूज हो रहा है, यूजिंग फॉर कैलकुलेटिंग सर्टेनिटी इक्विवेलेंट एंड द यूटिलिटी फंक्शंस। अब हम बात करेंगे मिनिमम प्रीमियम निकालने की फॉर द इंश्योरर्स केस। ये तो हो गया मैक्सिमम प्रीमियम जो इंडिविजुअल देने के लिए तैयार है इंश्योरेंस कंपनी को। अब हम बात करेंगे मिनिमम प्रीमियम जो कंपनी चार्ज करने के लिए, जो कंपनी को मिनिमम चार्ज करना ही पड़ेगा टू रिकूप इट्स मिनिमम एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट्स। ठीक है, सबके एसेस आ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ यहां पे अनसर्टेनिटी इंडिविजुअल के पास कब थी, इंश्योरेंस लेने से पहले थी कि यार अगर क्लेम आ गया तो मेरे पास कम पैसा बचेगा, क्लेम नहीं आया तो मैं राजा हूं, मेरे पास सारी की सारी वेल्थ बच जाएगी। तो यहां पे अनसर्टेनिटी कब थी, क्लेम का पता होने से पहले। इंश्योरेंस कंपनी के पास अनसर्टेनिटी कब है, इंश्योरेंस बेचने से पहले है। इंश्योरेंस बेचने से पहले कैसे है कि उसके पास जितना पैसा पड़ा है उसके पास उतना तो पड़ा ही रहेगा ना, समझ पाए। तो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ऑलरेडी उसका निकला हुआ है कि जितनी उसके पास वेल्थ पड़ी है वो उसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है। उसको उसके लिए दिक्कत कब है, जब उसने इंश्योरेंस बेच दी, और जो उसके पास प्रीमियम्स आए वो उतने भी नहीं आए जिससे वो अपनी एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट कवर कर सके। तो यहां पे अब हमें उल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, तो सबसे पहले अगेन इंश्योरर की वेल्थ भी आप ए मानो, ए प्लस क्यू क्या मानेंगे, मिनिमम इंश्योरेंस प्रीमियम जो इंश्योरर चार्ज करेगा, माइनस इस बार वाई वेरिएबल ले लो फॉर द एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, यू ए। ये यू ए क्यों लिया मैंने इस बार, सिर्फ क्योंकि इंश्योरर के लिए मिनिमम वेल्थ कितनी है, जो उसकी इनिशियल वेल्थ है उतना तो उसको चाहिए ही चाहिए ना। वो 1 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 1 साल बाद वो 1 करोड़ पे थोड़ी ना रहना चाहिए, एटलीस्ट 1 करोड़ पे तो रहना चाहेगा ना, वरना तो उसको लॉस हो जाएगा। समझ पड़ा स्टूडेंट्स, क्विकली टेल मी, ये इक्वेशन समझ आई सबको। तो ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट हो गया इस गैम्बल का जो इंश्योरर ले रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करके। तो अगर क्लेम आएगा तो इंश्योरर की वेल्थ हो जाएगी ए प्लस क्यू माइनस वाई, और अगर क्लेम नहीं आएगा तो इंश्योरर की वेल्थ हो जाएगी ए प्लस क्यू। अभी हम एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके इसको समझेंगे। परफेक्ट, सब केसेस आ रहे हैं। लेट अस क्विकली प्रैक्टिस वन क्वेश्चन, क्विकली प्रैक्टिस दिस स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग यू 2 minutes. So an insurer with initial wealth of 2000 and a utility function of log x is designing a policy to cover damages of 500 that occur with probability 0.5. Calculate the minimum premium that the insurer can charge for this policy.
तो करें इसको सॉल्व, बहुत सिंपल है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, लेट अस सी क्विकली। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या होएगा। जो इसकी इनिशियल वेल्थ है वही इसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है, कितना 2000। तो यूटिलिटी फंक्शन फॉर 2000 विल बी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो उस इंश्योरर को मिलेगी पॉलिसी सेल करके, 2000 प्लस प्रीमियम आएगा माइनस क्लेम अमाउंट। इज दिस क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, हाफ प्रोबेबिलिटी दे रखी है क्लेम आने की। तो अगर मैं ये मानूं कि अगर उसके पास 2000 इनिशियली था तो 1/2 प्रोबेबिलिटी है उसके पास क्या हो जाएगा 2000 प्लस क्यू माइनस वाई, और 1/2 प्रोबेबिलिटी उसके पास क्या हो जाएगा 2000 प्लस क्यू। तो इस पर अब आप एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकालने के लिए यूटिलिटी फंक्शन लगा दो जो कि हमें log x गिवन है। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय log 2000 प्लस क्यू जो हमें फाइंड आउट करना माइनस वाई, कितना क्लेम अमाउंट है 500 का, प्लस हाफ प्रोबेबिलिटी ऑफ log 2000 प्लस क्यू, दैट्स इट। इज इट क्लियर? इसको मुझे किससे इक्वेट कराना है, यूटिलिटी फंक्शन फॉर 2000 विच इज log 2000। तो यहां से मेरी क्यू की एक बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है, वो आप बाद में सॉल्व कर लेना। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक आंसर मेरा नेगेटिव आएगा जिसको हम इग्नोर कर देंगे, और एक आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है विच इज 265.56। तो इसका क्या मतलब हुआ, वो पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी, ये वाली पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी कब ऑफर कर पाएगी इंडिविजुअल को, जब मिनिमम प्रीमियम 265.56 है। ऑब्वियसली प्रीमियम इससे ज़्यादा ही होएगा बिकॉज कंपनी को अपने एक्सपेंसेस भी पूरे करने हैं और कंपनी को प्रॉफिट भी अर्न करना है, पर ये मिनिमम है कि जो कंपनी को चाहिए ही चाहिए। क्विकली कंफर्म स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? Perfect, perfect. सब cases आ रहे हैं students. With this we have completed this chapter, but let us do one or two more questions before winding up. So quickly practice question 2.7 first. 6 marks. I am giving you 6 minutes. तो पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं। पहला पार्ट 3 मार्क्स का, मैं आपको 3 मिनट्स दे रहा हूं, जल्दी से सेंस बनाओ फिर डिस्कस करते हैं क्विकली।
Okay, students, started receiving answers from few of you for the first part. Let us start discussing it. बहुत easy था. Jane's utility function can be described as UW equals to under root W. She faces a potential loss of 100,000 in the event that her house, that her should house burn down, which has a probability of 0.01. Calculate the maximum premium that Jane would be prepared to pay to insure herself against the total loss of her house. In her initial level of wealth was 140,000 and comment on your results. तो सिंपल सी इक्वेशन है. तो ये हम इंडिविजुअल वाला केस डिस्कस कर रहे हैं. तो इंडिविजुअल केस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम प्रीमियम जो इंडिविजुअल देने के लिए रेडी होगा. तो इसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या होगा, इनिशियल वेल्थ माइनस दी प्रीमियम अमाउंट. और यूटिलिटी फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, अंडर रूट. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 140,000 माइनस प्रीमियम विल बी इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी जो हमें इंश्योरेंस ना लेने से पहले होता. तो क्लेम आने के चांसेस क्या है, 1%. तो 1% मल्टीप्लाइड बाय वेल्थ कितनी रह जाएगी, अगर क्लेम आया तो 1 लाख उठ जाएगी तो सिर्फ 40,000 बचेगी. और अगर क्लेम ना आया तो वेल्थ एज इट इज बचेगी कितने की, 140,000 की. तो यहां से मेरा जो P निकल के आ रहा है दैट इज रफली 1300. दैट इज रफली 1300. और यहां पे अब आप एक और चीज देखो, एक्सपेक्टेड लॉस क्या था बेटा इस क्वेश्चन में, 1% चांस है कि हम 1 लाख खोएंगे. 1% चांसेस है 1 लाख खोएंगे. तो एक्सपेक्टेड लॉस कितना हुआ, 1000 का. 1000 का एक्सपेक्टेड लॉस है. और जबकि जो इंडिविजुअल है वो कितना प्रीमियम पे करने के लिए रेडी है, 1300. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो रिस्क एवर्स है. वो कह रहे हैं ठीक है मैं 300 एक्स्ट्रा आज दे दूंगा, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सर्टेनिटी चाहिए और इससे मुझे यूटिलिटी ज्यादा हो रही है. इस सर्टेन अमाउंट ऑफ वेल्थ से मुझे यूटिलिटी ज्यादा हो रही है. नाउ क्विकली अटेम्प्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू further 2 to 3 minutes. I have already started receiving answers from few of you. Further 2-3 minutes for the second part. Quickly students.
स्टूडेंट्स डिस्कस करें, स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ आंसर्स। तो सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सपोज दैट यूएन लाइफ पीएलसी हैज एन इनिशियल वेल्थ ऑफ 100 मिलियन एंड अ यूटिलिटी फंक्शन ऑफ द फॉर्म यू डब्ल्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू। सबसे इजी है, जितनी वेल्थ है उतनी यूटिलिटी है। कैलकुलेट द मिनिमम प्रीमियम यूएन लाइफ पीएलसी वुड रिक्वायर इन ऑर्डर टू ऑफर इंश्योरेंस टू जेन एंड कमेंट ऑन वेदर इंश्योरेंस इज फीजिबल इन दिस इंस्टेंस और नो। तो आपने कमेंटिंग किसी ने नहीं करी, सबने आंसर्स दे दिया मेरे को, कमेंटिंग किसी ने नहीं करी। तो आंसर्स तो बहुत इजी थे बेटा। अब आपके लिए सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या होएगा, जो इनिशियल वेल्थ है विच इज 100 मिलियन, और कितना लूज कर सकती है कंपनी, वो हमें पता है कि वो कंपनी 100,000 लूज कर सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1%। तो यहाँ पे सिंपली इसका आप क्या निकाल लोगे, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो 99% चांस है, 99% चांस है कंपनी की वेल्थ कितनी रहेगी 100 मिलियन, प्लस 1% चांस है कंपनी की वेल्थ कितनी रहेगी, क्विकली टेल मी, सॉरी 100 मिलियन प्लस प्रीमियम भी तो जोड़ोगे क्यू, और 1% चांस है कंपनी की वेल्थ कितनी रहेगी, दिस 100 मिलियन प्लस क्यू माइनस 100,000। और इसको किससे इक्वेट करेंगे, कंपनी की इनिशियल वेल्थ से, क्योंकि हमें यूटिलिटी फंक्शन यही दे रखा है विच इज 100 मिलियन। इज इट क्लियर। तो यहां से हमारा जो क्यू निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 1000, जो कि आना ही था, जो कि आना ही था। बिकॉज अगर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट डायरेक्टली हमें वेल्थ दे दिया, मतलब अगर यूटिलिटी फंक्शन डायरेक्टली डब्ल्यू दे दिया, तो एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट ही तो हमारा एक्सपेक्टेड प्रीमियम होगा। एक्सपेक्टेड क्लेम अमाउंट 1000 था, इसलिए एक्सपेक्टेड प्रीमियम हमारा 1000 आया। तो ये फिजिबल है, बिल्कुल है, बिकॉज जो मैक्सिमम इंश्योरर पे करने के लिए तैयार है विच इज 1300 एज कैलकुलेटेड इन पार्ट 1, दैट इज ग्रेटर देन जो मिनिमम कंपनी चार्ज करने के लिए तैयार है विच इज 1000। दैट्स वाई दिस इंश्योरेंस ट्रीटी इज फिजिबल। Students, is this clear? Quickly confirm me. Students, this is clear? Okay, started receiving a lot of yeses. Let us do one final question, then we will wind up. Last question of today's class and last question of this chapter. 3 marks, I am giving you 3 minutes. Quickly do it, then we will wind up. ओके, स्टार्टेड रिसीविंग फाइनल आंसर्स। मुझे लग रहा है पढ़ाइयाँ हो रही है आजकल, है ना, तभी जल्दी जल्दी आंसर्स आ रहे हैं। तो रीड करते हैं क्वेश्चन। एन इंश्योरेंस कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू मेक
a payout of 500 on a particular risk event which is likely to occur with a probability of 0.4. The utility level of wealth W is given by this. The insurer's initial wealth is 6,000. Calculate the minimum premium that the insurer will require in order to accept the risk. तो इंश्योर का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट तो उसकी इनिशियल वेल्थ ही होती है, ये हम सीख चुके हैं, विच इज 6,000. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यूटिलिटी ऑफ 6,000 जो हम इस फंक्शन में पुट करके निकाल लेंगे विल बी इक्वल्स टू व्हाट, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, क्या बोला हुआ है 500 का पे आउट करना पड़ेगा अगर रिस्क आता है विद प्रोबेबिलिटी 0.4. और कब नहीं करना पड़ेगा, कब नहीं करना पड़ेगा बेटा, अगर हमारा क्लेम नहीं आता तो हमें नहीं पे करना पड़ेगा. तो सिंपली क्या आ जाएगा ये 0.4 मल्टीप्लाइड बाय यूटिलिटी फंक्शन ऑफ 6,000 प्लस प्रीमियम माइनस क्लेम आ जाए तो प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय यूटिलिटी फंक्शन ऑफ 6,000 प्लस प्रीमियम. दैट्स इट. अब यहाँ पे आप LHS RHS पे दोनों जगह यूटिलिटी फंक्शन अप्लाई करोगे जो बहुत सिंपल सा है. और क्यों हमारा निकल के आ रहा है यहाँ पे 200. स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? प्रियांश इतना बड़ा कैसे आ जाएगा? 3070 इज द रॉन्ग आंसर. चेक करो प्रियांशी कहां गलती हुई है बेटा. प्रीमियम हमारा 200 आ रहा है, फाइनल आंसर इज 200. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? क्विकली कंफर्म. ठीक है स्टूडेंट्स, with this we have completed this chapter. There is again a small section left that at the end of the chapter which is limitations of utility theory. वो मैं चैप्टर डिस्कस करते करते ऑलरेडी कर चुका हूँ. क्या वैसे लिमिटेशंस क्या हो सकती है? अभी अभी जो मैंने आज की क्लास में बताया कि इंडिविजुअल का यूटिलिटी फंक्शन प्रिडिक्ट करना ही पहली बात बहुत मुश्किल है, और अगर वो प्रिडिक्ट कर भी लिया तो वो हर रिस्क इवेंट के लिए वैलिड नहीं होएगा. एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है वहाँ पे कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट का, कि जब हम कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट पे ये रिस्क थ्योरी लगाने की कोशिश करते हैं तो वो इतनी एप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज बहुत सारे माइंड्स होंगे, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग के पैरामीटर्स होंगे और बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करने पड़ेंगे. तो एक इंडिविजुअल के लिए थ्योरी एप्लीकेबल है लेकिन कंपनी एज अ होल के लिए डिफिकल्ट है. तो उस सेक्शन को रीड कर लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो ठीक है स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अनदर चैप्टर. वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.